Hello and welcome to Historify. The topic for today's lecture is the Anglo-French struggle, जिसे हम हिंदी में आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष के नाम से जानते हैं। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, मुगल साम्राज्य के पतन के साथ-साथ अनेक स्वतंत्र भारतीय राज्यों की स्थापना भारत में हो चुकी थी। इसी समय यूरोप से आई हुई शक्तियों ने भी अपने पैर पसारने और अपने शक्ति के विस्तार करना आरंभ कर दिया था। भारत और यूरोप के मध्य प्राचीन काल से व्यापारिक संबंध थे और इस समय भी वो कायम थे। भारत में आने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाल थी। पुर्तगाल के शासक ने अल्वारेज कबाल के नेतृत्व में एक शक्तिशाली जहाजी बेड़ा भारत भेजा, जो 1500 ईस्वी में भारत पहुंचा। भारत पहुंचकर कलिकट में कारखाने की भी स्थापना की गई। 1502 में वास्को डी गामा पुनः भारत आए। कलिकट, कोचिन और कनानौर में उन्होंने अपने व्यापारिक केंद्रों की स्थापना की। 1505 में पुर्तगालियों ने अपनी वार्षिक अभियान की नीति त्याग कर एक नियमित तथा स्थायी नीति की स्थापना की और इस नीति को क्रियान्वित करने के लिए फ्रांसिस्को अल्मीडा को भारत में पुर्तगाल का वाइसरॉय नियुक्त किया गया। वो भारत में पुर्तगाली अधिकृत क्षेत्र बढ़ाने की अपेक्षा जल शक्ति को बढ़ाना उपयुक्त समझता था और इसी कारण अल्मीडा की जो नीति थी उसे हम ब्लू वाटर पॉलिसी या समुद्री नीति भी कहते हैं। समुद्र तट पर ही पुर्तगाली कारखाने स्थापित करना चाहता था, जिसमें पुर्तगाली जहाजी बेड़ा उनकी रक्षा कर सके। और जैसा मैंने आपको बताया, उसकी इस नीति को नीले सागर की नीति भी कहा गया है। 1506 में अल्मीडा को अरब जहाजी बेड़े से युद्ध करना पड़ा, जिसकी सहायता जमोरिन ने की थी। पुर्तगालियों ने अरब जहाजी बेड़े को नष्ट कर दिया और फिर धीरे धीरे समय के साथ अरबों का व्यापार यहाँ पर समाप्त हो गया। अल्मीडा के बाद अल्बुकर्क पुर्तगाली बस्तियों का गवर्नर नियुक्त हुआ। वो भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना गया है। अल्बुकर्क ने गोवा को पुर्तगाली शक्ति का केंद्र बनाया और यदि हम गोवा स्टेट को विजिट करें तो हमें वहाँ पर पुर्तगाली कल्चर का इन्फ्लुएंस काफ़ी हद तक आज भी देखने को मिलेगा। पुर्तगालियों के बाद भारत में डच आए। प्रथम डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1592 में हुई। भारत में डचों ने 1605 में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी मछलीपट्टनम में स्थापित की थी। इसके बाद उन्होंने कोरोमंडल तट पर पुलिकट, बंगाल में हुगली तथा बालासोर में और पश्चिमी तट पर सूरत में व्यापारिक कोठियां बनाई। डचों ने पुर्तगाली शक्ति को धीरे धीरे समाप्त कर दिया। 22 सितंबर 1599 को लंदन के व्यापारियों द्वारा रानी एलिजाबेथ से पूर्व से व्यापार करने के लिए चार्टर प्रदान करने की प्रार्थना की गई। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को रानी ने स्वीकृति प्रदान की और भारत तथा पूर्व से व्यापार करने का चार्टर उन्हें प्राप्त हो गया। 1657 में कंपनी ने जॉइंट स्टॉक कंपनी का स्वरूप ग्रहण कर लिया। कंपनी की पहली लाभदायक यात्रा 1608 में भारत में हुई, जब अंग्रेजी जहाज कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में सूरत आया। हॉकिंस ने मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में 1608 से 1612 तक रहा। 1615 ईस्वी में सर टॉमस रो को कंपनी ने राजा जेम्स प्रथम की आज्ञा से राजदूत बनाकर मुगल दरबार में भेजा। अपनी इम्प्रेसिव पर्सनालिटी से सर टॉमस रो ने मुगल सम्राट जहांगीर से फरमान प्राप्त कर लिए और अंग्रेज़ों को अहमदाबाद, भड़ोच और आगरा में भी फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति प्राप्त हो गई। 1687 में अंग्रेज़ों द्वारा चिटगांव पर अधिकार करने के लिए आक्रमण का प्रयास बुरी तरह असफल रहा। मुगलों ने अंग्रेज़ों की कोठियों पर कब्जा करके अंग्रेज़ों को बंदी बना लिया। अंत में 1690 में अंग्रेज़ों ने क्षमा प्रार्थना की और भारी जुर्माना भी अदा किया। 1700 ईस्वी में कलकत्ता में फोर्ट विलियम का निर्माण कर लिया गया था।
सन 1707 ईस्वी में सम्राट औरंगजेब की मृत्यु के बाद कंपनी की स्थिति और भी सुदृढ़ हो गई। 1717 ईस्वी में सम्राट फर्रुखसियार से कंपनी ने गुजरात, हैदराबाद और बंगाल के सूबेदारों के नाम 3 फरमान प्राप्त किए, जिनमें उन्हें अनेक अधिकार प्राप्त हो गए। सबसे अंत में भारत आने वाले फ्रांसीसी थे। भारत के साथ व्यापार करने का सक्रिय प्रयत्न 1664 ईस्वी में हुआ, जब तत्कालीन वित्त मंत्री कोलबर्ट ने फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित की। आरंभ में फ्रांसीसी कंपनी को भारत में पर्याप्त सफलता भी मिली। मुगल सम्राट औरंगजेब से आज्ञा पत्र प्राप्त करके सूरत में प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई। 1674 ईस्वी में फ्रांसिस मार्टिन ने बीजापुर के सुल्तान से पौंडीचेरी का गांव प्राप्त किया। मार्टिन भारत में फ्रांसीसी शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना गया है। 1744 ईस्वी में आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष प्रारंभ हो चुका था, जिसके कई कारण थे। उनमें से कुछ विशेष कारण थे अंग्रेजों और फ्रांसीसी कंपनियों की स्थिति, दोनों की आपसी व्यापारिक प्रतिद्वंद्विता, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच रही ऐतिहासिक शत्रुता और औपनिवेशिक स्पर्धा। तत्कालीन कारण के बारे में हम बात करें तो डुप्ले की नीति सामने आती है। कर्नाटक में आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष को समझने के लिए पौंडीचेरी के फ्रेंच गवर्नर डुप्ले की नीति को समझना भी बहुत आवश्यक है। फ्रांसीसी कंपनी का व्यापार अत्यंत सीमित था, वहीं अंग्रेज कंपनी को ईर्ष्या की दृष्टि से भी फ्रेंच कंपनी सदैव से देखती आई थी। 1740 ईस्वी में यूरोप में ऑस्ट्रियन उत्तराधिकारी का युद्ध शुरू हो गया। इंग्लैंड और फ्रांस इस युद्ध में विरोधी पक्षों में थे और जाहिर सी बात है उसके असर भारत में भी हमें दिखाई देंगे, जो कि प्रथम कर्नाटक युद्ध के रूप में 1744 से 1748 ईस्वी तक दिखाई पड़ते हैं। इसी बीच ब्रिटिश सरकार ने एक जहाजी बेड़ा पूरब भेज दिया। इस बेड़े के आने का समाचार पाकर डुप्ले ने मद्रास के गवर्नर लफोचर से पूरब में शांति रखने का प्रयास किया। डुप्ले ने शांति बनाए रखने के लिए काफ़ी कोशिशें की और उसने कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन से संरक्षण के लिए भी प्रार्थना की। 1746 में लाबुर्दने पौंडीचेरी पहुंच गया। डुप्ले ने नवाब से यह कहकर अनुमति प्राप्त कर ली कि मद्रास पर अधिकार स्थापित कर लिया गया है। यही उनकी सफलता समाप्त हो गई। अडियार के युद्ध में नवाब की सेना पराजित हो गई। फ्रांस से इस युद्ध की विजय से प्रोत्साहित होकर डुप्ले ने 18 माह तक अंग्रेजों की एक बस्ती फोर्ट सेंट डेविड पर अधिकार करने का प्रयत्न किया, परंतु असफल रहा और यही कारण था कि उसकी नवाब अनवरुद्दीन से शत्रुता हो गई। 1748 से 1754 तक द्वितीय कर्नाटक युद्ध लड़ा गया। इसके प्रमुख कारण थे दक्षिण और कर्नाटक में फ्रांसीसी प्रतिष्ठा की स्थापना होना, जिसके कारण अंग्रेज इसमें संशकित रहे। दोनों पक्षों में बड़ी संख्या में यूरोपीय तथा स्थानीय सैनिक एकत्रित हो चुके थे। इसी समय कर्नाटक में नवाब अनवरुद्दीन तथा भूतपूर्व नवाब दोस्त अली के दामाद चंदा साहब के मध्य संघर्ष हो गया। डुप्ले ने चंदा साहब को नवाब बनने के लिए प्रोत्साहित किया था। इसी समय हैदराबाद में उत्तराधिकारी का युद्ध आरंभ हो गया। 1748 में निजामुल मुल्क की मृत्यु हो गई। गद्दी के अब 2 दावेदार सामने आ जाते हैं, निजाम का पुत्र नासिर जंग और निजाम की पुत्री का पुत्र मुजफ्फर जंग। मुजफ्फर जंग ने फ्रांसीसियों से सहायता लेने का निश्चय किया। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य तंजौर की समस्या से भी संघर्ष अनिवार्य हो गया। तंजौर में 1749 में पुनः उत्तराधिकारी का विवाद हुआ। डुप्ले को मार्च 1748 में यह ज्ञात हुआ कि मराठों ने 7 वर्षों के बाद चंदा साहब को मुक्त कर दिया था और उसने चंदा साहब को सहायता देने की स्वीकृति प्रदान की। युद्ध चला और पौंडीचेरी की संधि से 1755 में यह युद्ध समाप्त हो जाता है, जिसमें अंग्रेजों को निश्चित तौर पर
पूर्ण लाभ प्राप्त होते हैं। इसके बाद 1756 से 1763 तक तृतीय कर्नाटक युद्ध लड़ा जाता है। कर्नाटक में पौंडीचेरी की संधि के बाद भी अनिश्चितता का वातावरण बना रहा। हैदराबाद में फ्रांसीसी जनरल बसी ने अपनी स्थिति मजबूत बना ली थी। कर्नाटक में फ्रांसीसियों को अपना प्रभाव करने में सफलता नहीं मिल रही थी। यूरोप में भी इसी वक्त सप्तवर्षीय युद्ध या जिसे हम 7 इयर्स वॉर कहते हैं आरंभ हो चुका था। और इसी समय 1760 में वॉन्डी वॉश का युद्ध भी लड़ा जा रहा था, जिसका अंत 1763 की पेरिस की संधि से होता है और जिसके इफेक्ट से तृतीय कर्नाटक युद्ध भी समाप्त हो जाता है। इन तीनों युद्धों के बाद हमें ये जान पड़ता है कि फ्रांसीसियों को कोई अधिक लाभ नहीं होता है। अंग्रेज़ डेफिनेटली आगे रहते हैं और उनको फ्रांस की एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल में अधिक लाभ प्राप्त होता है एंड दे आर एबल टू कार्व अ नीशे फॉर देमसेल्व्स ड्यूरिंग दिस स्ट्रगल। और इसी बीच अंग्रेज़ों को प्लासी के युद्ध एवं बक्सर के युद्ध में भी सफलता प्राप्त होती है, जिससे ऑलमोस्ट नॉर्थ इंडिया में अंग्रेज़ों का जो पावर है वो ऑलरेडी इस्टेब्लिश हो चुका था। फ्रेंच कंपनी को एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इतनी सक्सेस अभी तक हासिल नहीं हो पाई थी। सो इन द एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल दैट हैपेंड, और या जिसे हम आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष कहते हैं, उसमें अंग्रेज़ों का पलड़ा हमेशा ही भारी रहा था। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे एंड आई विल कीप यू अपडेटेड on other important topics related to our syllabus from time to time. Thank you so much.